तो ये कुछ हमने प्रमुख जो है गुण का अध्ययन किया अतिचालक के। यहां पर पॉइंट है अतिचालकों की कुछ अनुप्रयोग, उनकी एप्लीकेशंस, कि अतिचालक आखिर में कैसे कैसे हमने कुछ जो है उनकी एप्लीकेशंस की है। जैसे यहां पर हमने एक उपकरण है एक्सीलरेटर, इसको बोलते हैं एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर क्या होता है, देखो इस एक्सीलरेटर मशीन में शक्तिशाली चुंबक जो है उपयोग किए जाते हैं। क्या उपयोग किए जाएंगे? शक्तिशाली चुंबक। और आप एक बात बता दो कि शक्तिशाली चुंबक आखिर में कैसे बनाए जाएंगे। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अतिचालकों का, क्योंकि अतिचालकों में जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। ये जो एक्सीलरेटर होता है, इसके माध्यम से जो आयन होते हैं, इन आयनों की जो बीम है, इसको बहुत अधिक क्या प्रदान किया जा सकता है? वेग। तो ये जो लीनियर एक्सीलरेटर है, ये जो एक्सीलरेटर है, इसके माध्यम से आयनों को बहुत तेज गति दी जा सकती है। तो हमको यहाँ पे याद रखना है कण त्वरक या पार्टिकल एक्सीलरेटर। इसके माध्यम से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में आवेशों को लगभग प्रकाश के वेग के बराबर वेग से क्या कराई जा सकती है? गति। और विभिन्न प्रकार के क्या हो सकते हैं? अनुसंधान हो सकते हैं। तो आवेशों को बहुत तेज जो क्या कराई जा सकती है? गति। तो ये हमको याद रखना है। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाने में अतिचालकों का प्रयोग होता है, उसके माध्यम से शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। फिर देखो, ये हमने पहले भी ये इमेज देखी है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वाली जो मशीन है। तो MRI मशीन में भी क्या किया जाएगा? बहुत ही, देखो इसके अंदर भीतर मनुष्य है, भीतर है मनुष्य, ये मशीन से भीतर की तरफ मनुष्य गया है और बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। शरीर में, हमारे शरीर में होते हैं प्रोटॉन H+ आयन्स। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हमारे शरीर के H+ आयन जो होते हैं वो विशेष प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं और उनकी फिर इमेज ले ली जाती है। आंतरिक अंगों की इमेज H+ आयनों की सहायता से ली जाती है MRI में। लेकिन यहाँ पे जो बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करना है वो किसकी वजह से, किसकी सहायता से उत्पन्न होगा? अतिचालकों की सहायता से उत्पन्न होगा। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें अतिचालकों द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। एवं शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। आंतरिक अंगों की जांच करने में प्रयोग होता है MRI। ये MRI जो होता है ये सुरक्षित होता है। MRI में कोई एक्सरे किरणें नहीं डाली जा रही हैं शरीर पर। एक्सरे किरणें तो जब शरीर पर डाली जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल एक्सरे में या CT स्कैन करते समय पर, तो उसकी वजह से तो हमारी कोशिकाओं को हानि हो सकती है। ज्यादा एक्सरे के एक्सपोजर से उत्परिवर्तन हो सकते हैं, कैंसर जैसी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन ये जो MRI है, MRI को सेफ माना गया है, इसमें एक्सरे जैसे कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। शरीर के भीतर की जांच करने के काम आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं वो विशेष प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं एवं भीतरी अंगों की इमेज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो MRI बनाने में हम जो है अतिचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ऐसी मशीन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मशीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो मशीन है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा परमाणु अणु के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। भाई ये जो मशीन है इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? कोई परमाणु है, कोई अणु है, तो उसकी विभिन्न विशेषताओं का, उसके गुणों का क्या कर सकते हैं? अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो ऐसा भी पता लगाया जा सकता है, ये उपकरण, भिन्न प्रकार के उपकरण यूज हो सकते हैं। हालांकि वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो लेजर तरंगों के माध्यम से होती है कि वायु जो है, इस वायु में कौन कौन सी गैसें हैं, कौन से प्रदूषक तत्व हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो शब्द है, यहां पर जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है यह है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है और परमाणुओं और अणुओं के विभिन्न गुणों का, उनकी विशेषताओं का पता लगाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे आपने याद रखा पार्टिकल एक्सीलरेटर, कण त्वरक, आयनों को गति प्रदान की जाती है प्रकाश के वेग से, चुंबकों की सहायता से। आपने याद किया MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऐसे आप याद कर रहे हो, ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इससे विभिन्न जो पदार्थ है, अणु परमाणु, उनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्विड। स्क्विड शब्द याद रखना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सुपर कंडक्टिंग
क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। ये डिवाइस है सिर के ऊपर जो पहना है, ये है स्क्विड, और मस्तिष्क की जांच कर सकते हैं, हृदय की जांच कर सकते हैं, और जो स्क्विड आधारित मशीनें हैं, भूगर्भ में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो रहे हैं उनकी जांच कर सकते हैं, खनिजों का पता लगा सकते हैं। स्क्विड जोसेफसन प्रभाव पर आधारित है। इसकी सहायता से अति सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों को मापा जा सकता है। बहुत छोटे से छोटा चुंबकीय क्षेत्र भी यदि है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्क्विड पहना रखा है यहाँ पे इस इमेज में, कोई व्यक्ति जो है उसको कोई विशेष काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि मस्तिष्क के किन भागों में जो है परिवर्तन हो रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में। मान लिया व्यक्ति को लिखने के लिए कहा जा रहा है, कौन से भाग में चेंज हो रहे हैं, व्यक्ति को कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है, कौन से भाग में चेंज हो रहे हैं, व्यक्ति को जो है गुस्सा, ऐसे उसको कहा जा रहा है कि आपको जिन बातों पे गुस्सा आता है उन बातों के बारे में सोचो। तो भिन्न भिन्न व्यक्ति को काम कहे जाते हैं। मस्तिष्क में जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों की एक्टिविटीज को नापा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि कौन से भाग सक्रिय हो रहे हैं, किन भागों में कोई हलचल हो रही है मस्तिष्क में, उसकी कोशिकाओं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर। शरीर के भीतर हृदय, मस्तिष्क आदि की जांच कर रोगों का पता लगा सकते हैं। भूगर्भ में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के आधार पर खनिज भंडारों का भी पता लगा सकते हैं स्क्विड की तकनीक के द्वारा। तो याद रखना अच्छे से, मैग्नेटिक लेविटेशन ये आपका एग्जाम में आया हुआ है पहले भी, और स्क्विड वगैरह भी जो है अपने पीसीएस एग्जाम होते हैं वहां पर पहले आए हुए हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक मैंने आपको बताया, ये है मैगलेव ट्रेन। कौन सी ट्रेन है? मैगलेव। तो मैगलेव ट्रेन जो होती है स्पीड काफी तेज हो जाती है इसकी, क्यों? क्योंकि पहिए तो होते नहीं है, चुंबक और चुंबक दो तरफ जो है, एक तरफ अतिचालक एक तरफ चुंबक है, हवा में उठ के चलते हैं ये, और चूंकि पहिए नहीं है, हवा में थोड़ा सा उठ के चल रहे हैं, तो घर्षण नहीं होगा। घर्षण नहीं होगा तो बहुत तेज स्पीड प्राप्त करना क्या हो पाएगा? पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि महंगा होता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है। नॉर्मल मान लिया कि अपने को साधारण ट्रेन है, साधारण रेलगाड़ी है जो कि हमारी जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चलती है, उसके लिए यदि किसी निश्चित दूरी के लिए यदि 1 करोड़ रुपया खर्च होता है बनाने में, कोई दी गई दूरी पर यदि 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उसका ट्रैक बनाने में, तो मैगलेव को बनाने में हमारा 15 से 20 करोड़ रुपया खर्च होता है उसी दूरी को तय करने में। स्पीड कितनी मिल जाएगी? 150 की जगह वो हमारी 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक के भी ट्रायल हो चुके। स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। तो हालांकि भविष्य में भारत में भी ये तकनीकें आएंगी, हमारी बुलेट ट्रेन में भी इन तकनीकों को लाने की बात हो रही है, लेकिन महंगी ये तकनीक है, खर्चीली तकनीक है। तो अपने को तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना कि भारत में बुलेट ट्रेन की उपादेयता क्या है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी देश जो विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, तो विकसित देशों में विकास के कुछ प्रतिमान भी दिखाई देते हैं, और वो प्रतिमान के रूप में बुलेट ट्रेन भी है। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। देश के अंदर ही यदि बुलेट ट्रेन बनेगी, उसके डिब्बे बनेंगे, बाकी सब कुछ कंस्ट्रक्शन तो देश में ही होगा, और इसकी जो पार्ट्स हैं, डिब्बे हैं और टेक्नोलॉजी है देश में ही बनेगा, तो रोजगार भी वहां पे जो है सृजित होता है, और विकास का प्रतिमान के रूप में तो होता ही है। इस तकनीक में शक्तिशाली चुंबकों एवं अतिचालक पदार्थों का उपयोग करेंगे। मेसनर प्रभाव पर आधारित है। अतिचालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है, हमने पहले बता दिया। एक इमेज दिखाई थी मैंने जहां पे अतिचालक के ऊपर चुंबक तैर रही थी, चुंबक के ऊपर हवा में तैरेगा, दोनों चिपकेंगे नहीं आपस में। उपरोक्त सिद्धांतों का प्रयोग कर 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेज चलने वाली मैगलेव ट्रेन बनाई गई है। और इस ट्रेन में पहिए नहीं होते, घर्षण नहीं होता, इसलिए तेज गति मिल पाती है। और ये ट्रेन ऐसा है, ट्रैक पर कुछ इंच ऊपर उठकर चलती है। चीन, साउथ कोरिया, जापान आदि में ऐसी ट्रेनें चल रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शक्तिशाली अतिचालक चुंबकों का उपयोग कर इस प्रकार की मशीनें बनाई गई हैं जो गुरुत्वहीनता की स्थिति उत्पन्न कर सके। देखो मान लिया कि कोई अंतरिक्ष यात्री है, व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है, तो अंतरिक्ष में जाने पर स्पेस स्टेशन में जाता है, तो वहां पर कैसी स्थिति होती है? वहां पर स्थिति होती है गुरुत्वहीनता वाली स्थिति होती है। कुल उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण व्यक्ति पे होता है 0। तो किन्हीं व्यक्तियों को वहां भेजना है,
तो ऐसे क्षेत्र उत्पन्न करने हमको जहां पे उनके ऊपर अध्ययन किया जा सके, गुरुत्वहीनता की स्थिति में वो लंबे समय तक रहेंगे तो कैसा होगा। तो इस प्रकार की मशीनें बनानी है, बहुत तेज गति से चलने वाली हो, बहुत तेज गति से घूमने वाली मशीन हो, जिनके अंदर व्यक्ति बैठे होते हैं लेकिन अंदर उनको पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। इस प्रकार से यदि आप मान लिया आपकी ट्रेन जो है 200 किलोमीटर पर भी चल रही है और ट्रेन की खिड़कियां बंद है तो आपको भीतर ज्यादा अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार से आप हवाई जहाज में, एरोप्लेन में यदि आप हो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी एरोप्लेन उड़ रहा है तो भी भीतर आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। तो इसी प्रकार से यदि बहुत स्पीड से यदि कुछ सिस्टम के अंदर इनको यदि बनाया जाए, गुरुत्वहीनता की स्थिति उत्पन्न की जाए तो भीतर के यात्रियों को जो है वो गुरुत्वहीनता की स्थिति में जरूर आएंगे लेकिन वो सामान्य वैसे बने रहेंगे। तो इस प्रकार की मशीनें बनाई गई हैं जिससे गुरुत्वहीनता का जो है अध्ययन किया जा सके उन व्यक्तियों के ऊपर। तो ऐसा भी शक्तिशाली चुंबकों की सहायता से ही किया जा रहा है। अतिचालकों के प्रयोग से कम ऊर्जा व्यय करके छोटे आकार के और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रयास चल रहा है। तो देखो सुपर कंप्यूटर जो होता है, अभी समस्या क्या है सुपर कंप्यूटर के साथ, एक समस्या क्या है कि एक तो इनका आकार होता है बड़ा आकार होता है सुपर कंप्यूटर का। दूसरा, ऊर्जा खपत क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा खपत क्या होती है, ज्यादा। लेकिन यदि इन समस्याओं को सुलझा लें, अतिचालक पदार्थ यूज होने लगे, आकार में कमी आए, कम बिजली यूज करने लगे, भीतर इस प्रकार के पदार्थ तो ज्यादा बिजली वेस्ट नहीं करते हैं, तो जो है सुपर कंप्यूटरों के ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर की जो कमियां हैं कि ज्यादा बिजली यूज करते हैं, ज्यादा बड़े आकार के होते हैं, तो उनको भी दूर किया जा सकता है। उच्च ताप अतिचालकों का निर्माण, देखो उच्च ताप अतिचालक ये एक जो है बहुत बड़ा लक्ष्य है कि ऐसे अतिचालक पदार्थ बन जाएं। हमने कहा अतिचालक पदार्थ बनाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ता है, लेकिन उच्च ताप अतिचालक क्या होंगे, ऐसे अतिचालक पदार्थ बन जाएं जो सामान्य तापमान पर अतिचालक के रूप में वो है, प्रतिरोध 0 है तो विद्युत का क्षय उसमें नहीं होगा। तो उच्च ताप अतिचालक बनाने की पूरी भरसक कोशिशें चल रही हैं। वैज्ञानिक ऐसे अतिचालक बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो सामान्य तापमान पर अतिचालक का व्यवहार कर सके तथा इससे बने तारों में विद्युत परिवहन के समय होने वाला ऊर्जा क्षय नहीं होगा। इससे पर्यावरण के संरक्षण में भी हमको सहायता मिलेगी क्योंकि बिजली की खपत घटेगी, बिजली का नष्ट होना घटेगा। भारत के कुछ वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के दावे किए हैं कि उन्होंने कमरे के तापमान पर अतिचालक को बना लिया है। ये बेंगलोर के हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस प्रकार के पदार्थों को बनाया है। अभी और भी रिसर्च चल रही है, बिल्कुल फुल प्रूफ जब हो जाएगा तो पूरा विश्व इस बात को मान जाएगा। इसके अलावा देखो जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तो वो क्या कर सकते हैं, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को बांधे रखने का काम कर सकते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को बांधे रखने का कार्य कर सकते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था जो होती है उसको यदि उत्पन्न कर लिया गया है तो उसको बनाए रखा जाए और एक निश्चित क्षेत्र में उसको रखा जाए तो उसके लिए भी अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। और ये बात आप जान चुके हो कि यदि बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाने हैं, बहुत प्रबल चुंबक बनाने हैं तो किसकी सहायता से बनाओगे, अतिचालक सुपर कंडक्टर की सहायता से आप ऐसा कर पाओगे। भारत में अतिचालकता के संबंध में क्या अनुसंधान हुए, कुछ मेन पॉइंट्स है, याद करना है इनको, थोड़ा सा ध्यान जो है, थोड़ा सा इनके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है, बेसिक, क्योंकि देखो हमारा जो है या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए। हमको ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल डीप पूछा जाएगा, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भारत में अतिचालकता के संबंध में क्या है, या लेजर के संबंध में क्या है, या और नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में क्या है। तो उसके बेसिक पॉइंट हमको बिल्कुल आने चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मिनिमम थोड़ा सा याद जरूर होना चाहिए कि पेपर में आएगा तो हम थोड़ा सा वो लिख पाए, क्योंकि पेपर में लिखने की जो गुंजाइश होती है वो वैसे ही थोड़े सी की ही होती है। तो वो जानकारी हमको जरूर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गहराई की आवश्यकता नहीं होती।
तो सर्वप्रथम 1987 में अतिचालकता के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बॉडी बनी। तो कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी थे इस समय कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो थे उनके बारे में एक बात की जाती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का उन्होंने काफी प्रयास किया था, काफी कार्य उन्होंने किया था। तो ये जो काम है 1987 में अतिचालकता के संबंध में भी जो है बढ़ावा दिया गया, क्योंकि भारत में कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण या कंप्यूटर को बढ़ावा देना, उसमें भी जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं उनकी भूमिका वहां पर आती है शुरुआत करने में। हालांकि कोई भी तकनीक है जिस समय पर आएगी उस समय पर ही उसको अन्य देश भी अपनाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, राजनीतिक विचारधारा भी होती है। जैसे मान लिया आपने इसमें जरूर सुना है, राजनीति में समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह उसके जो है पहले बड़े नेता रहे हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अब भी हैं। तो वो जो है किसी समय पर सन 1991 का आसपास का दौर, जिस समय पर कंप्यूटर की शुरुआत हो रही थी, इंडिया में आगे बढ़ रहा था कंप्यूटर, उसका यूज, उस समय पर वो कंप्यूटर के महाविरोधी थे और उन्होंने जो है बहुत ही जबरदस्त विरोध किया था कंप्यूटर का, और लंबे समय तक वो कंप्यूटर विरोधी बने रहे, क्योंकि कंप्यूटर, उनका कहना था कि रोजगार की क्या होती है, इससे हानि होगी और किसानों को, ये मजदूरों को इससे हानि होगी, क्योंकि एक आदमी 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर लेगा। उनका सोचने का नजरिया अलग था, लेकिन वक्त बदलते वक्त के साथ आप देखते हो कि अब जो है आपको मालूम है कि यदि भारत जिस समय पर कंप्यूटर आया उस समय की यदि सरकार यदि कंप्यूटर को नहीं लाई होती, मान लिया राजीव गांधी भी ऐसा ही सोचते, या उसके बाद की सरकार जो थी, नरसिम्हा राव जो थे, उनकी पार्टी भी ऐसा ही सोचती जैसा कि मुलायम सिंह जी की पार्टी सोच रही थी, तो आप सोचो कि कंप्यूटर और क्या होता, इंडिया में डिले होता या और बाद में फिर आता। तो निश्चित रूप से जो नेता होते हैं उनकी विचारधारा का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, तो इसलिए याद रखना है। 1991 में नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया गया, ये भी याद रखना। 1991 में ये जो निकाय बना है उसके बाद ये बना है नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड, और इसके अधीन क्या किया गया, भारत के जितने भी मुख्य मुख्य संगठन हैं उन सब संगठनों को इसके अंदर रखा गया कि आप सब अपना काम करते हो, लेकिन अब आप सुपर कंडक्टिविटी के संबंध में भी अनुसंधान को बढ़ावा दोगे। ये मुख्य दो हैं पुराने में। ये कुछ पॉइंट है, जैसे भारत में जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हमारी कंपनी है, सरकारी है, ये अतिचालकता आधारित जनरेटर का इन्होंने निर्माण किया है और बिजली ये उत्पन्न कर रहे हैं। और ये जो है पिछले ये जो उत्पादन इन्होंने किया है अतिचालकता आधारित जनरेटर का, तो निश्चित रूप से भेल या और भी जो कंपनियां हैं वो अनुसंधान कार्य लगातार कर रही हैं। तो यहां पर ये प्रमुख कुछ संस्थान है हमारे हिंदुस्तान के जो अपना मुख्य कार्य तो करते हैं, लेकिन वो अतिचालकता के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये है जो है नई दिल्ली में, इसको अपन फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भी इसको हम बोल देते हैं, PRL के नाम से जानते हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, तो ये संस्थान मुंबई का, ये भी काम करता है। भारतीय विज्ञान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, IIT चेन्नई, केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ प्रमुख संगठन हैं, जो संगठन ये है ये अपना मुख्य काम तो करते हैं, लेकिन ये अतिचालकता के संबंध में भी ये सब अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखो कोई भी संगठन है उसको अपने आप को ज्यादा विकसित करना है, तो बाकी टेक्नोलॉजी को वो अपने मूल कार्य में किस तरीके से यूज कर पाए उस पर भी वो कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए अतिचालकता के संबंध में ये मुख्य संगठन है जो अपनी भूमिका को जो है, उनकी भूमिका वहां पर है, अनुसंधान कार्य वो करते हैं। तो अतिचालकता के हमने जो है अपने मुख्य पॉइंट्स को डिस्कस किया, और इससे जुड़े हुए करंट के साथ आपको लगातार अपडेट रहना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक।